गैलेक्टोज तो पढ़ लिया था, गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज का इंपॉर्टेंस भी आपको मैंने बता दिया था। और इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूं कि रोज कम से कम 250 ml दूध पियो, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प रहेगा, मतलब नर्वस सिस्टम आपका नरिश्ड रहेगा। और वैसे भी एडल्ट्रेशन सबसे ज्यादा आपके इस मिल्क इंडस्ट्री या मिल्क के साथ होता है। तो आज के टाइम पे ये जरूरी ये सोचना गलत होगा कि भाई हम दूध जो पी रहे हैं अच्छा है, पियो, जो भी मिल रहा है पियो, बट पियो जरूर। अब उसमें भी तुम ये कहोगे कि नहीं हमें तो दूध अच्छा ही नहीं लगता, तो फिर तो गलत बात है। सुक्रोज, सुक्रोज की बात करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस से लीफ में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, है ना। लीफ में ये ग्लूकोज बनता है, लेकिन ये जो ग्लूकोज बनता है ये सिर्फ लीफ सेल्स को तो चाहिए नहीं, थ्रू पूरे प्लांट बॉडी को चाहिए। अब यहां से ये जब ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, मान लो कि रूट सेल्स तक जाना है इसको, तो ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज में एंड देन इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही लिखा है इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक एंजाइम है इन्वर्टेज, जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इन्वर्ट करता है, बदलता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। केन शुगर कहा जाता है। केन शुगर वर्ड लिया गया है इधर वाले शुगर केन से, क्योंकि इसका मेन जो रॉ मटेरियल है सुक्रोज को बनाने का आज के टाइम पे, दैट इज अ शुगर केन, है ना। एंड टेबल शुगर, टेबल शुगर इसलिए क्योंकि सभी चाय बैठ के टेबल पे ही पीते हो, ठीक है, तो वो टेबल शुगर हो गया। कॉमर्शियल शुगर, इस दुनिया में स्वीटनर की तरह सबसे ज्यादा यूज होने वाला शुगर यही है, ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगा कि भाई सुक्रोज कॉमर्शियल शुगर है। इंडिया में देखोगे तो अभी भी यही सीन है, 60% सुक्रोज, कितना, 60% सुक्रोज आपका केन से बनाया जाता है, बोले तो शुगर केन से बनाया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे, वर्ल्ड वाइड में 60% शुगर ये आपका सुक्रोज ये बीट रूट से बनाया जाता है। बीट रूट क्या होता है, हाँ, इंडिया में अभी मेन प्रोड्यूसर शुगर केन ही है इस सुक्रोज का, बट दुनिया की तरफ से देखोगे, दुनिया में तो आपको बीट रूट से सुक्रोज बनाया जाता है, मतलब बीट रूट से चीनी बनती है। और एक बहुत अच्छा इंडिया के लिए स्कोप है फार्मिंग का, बीट रूट का खेती करना बहुत अच्छा है और बहुत फायदे का सौदा है। लेकिन यहाँ पे इसका हार्वेस्टिंग प्रोसेस अभी इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं है, इसलिए नहीं करते। ट्राइहेलोज की बात करें, ट्राइहेलोज प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। अब आपके दिमाग में ये आएगा, वो आपने देखा होगा, वो वाइल्ड क्या होता है, एक वो इंसान है ना, वो जंगलों में घूमता रहता, जंगलों में जो घूमता रहता, हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो डिस्कवरी पे जो आता था, ठीक है, तो वो कीड़े मकोड़े खा जाता है, ठीक है, हाँ, कुछ भी जो भी इंसेक्ट्स होते हैं। हीमोलिम्फ इज द बॉडी फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट। हीमोलिम्फ क्या है, बॉडी फ्लूइड है इंसेक्ट्स का, किसका, इंसेक्ट्स का। अब वो जब इंसेक्ट्स खाता है तो बोलता है कि इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी, मैं चल पाऊंगा या वहां जो भी वो उसको एक्टिविटी करनी है वो कर पाता है। इसलिए इंसेक्ट खाते हैं कि उससे एक शुगर मिलता है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और वो हमारा ब्रेक होके हमें एनर्जी देता है सेल्स को। तो आप भी खा सकते हो, और इसके लिए मुंह मत बनाना कि नहीं सर ये क्यों खाएं, हम मत खाओ, जो खा रहा है उसको तो खाने दो, उससे नफरत तो मत करो, ठीक है, नफरत करना गलत बात है। अब देखो ये इस चार्ट पे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा। माल्टोज से, माल्टोज जब ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो भी डी ग्लूकोज। कौन से ग्लूकोज,
मैंने क्या आपको बोला था, बायोलॉजिकली जो यूटिलाइज होता है सेल्स के थ्रू, वो ग्लूकोज किस फॉर्म में होना चाहिए, डी ग्लूकोज में। मतलब माल्टोज खाना आपके लिए अच्छी बात है। लैक्टोज एक डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक डी गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। सुक्रोज एक डी ग्लूकोज है, एक डी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का नॉर्मल सेल्स नहीं यूज करती हैं। अब इधर ट्राइहेलोज की बात करें तो एक डी ग्लूकोज एंड दूसरा भी डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। तो आप इंसेक्ट्स को खाने के बाद आपको उतनी एनर्जी मिलेगी जितना आप चावल खाने पे आपको मिलेगा। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्बन नंबर 1 इस ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 4 इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है तो 1,4 लिंकेज बोलते हैं। यहां भी 1,4 लिंकेज है, यहां 1,2 लिंकेज है। मतलब कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो 1,2 लिंकेज है। यहाँ 1,1 का लिंकेज है। ये लिंकेज पे क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, लिंकेज पूछा जाता है। एंड इसमें जो आपका माल्टोज है एंड लैक्टोज है, ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम करेंगे। कहाँ, आगे अपन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा होगा। जो रिड्यूस कर दे किसी मॉलिक्यूल को वो रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, जो नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, वो नॉन रिड्यूसिंग है। सभी मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सम डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। 3 स्टेटमेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड है तो सारे के सारे रिड्यूसिंग, ओलिगोसैकेराइड है तो कुछ रिड्यूसिंग है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग है, जिसमें से ये दोनों नाम याद रखना, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ओलिगोसैकेराइड की कहानी अब खत्म हो गई। अब हम आ जाएंगे किस पे, पॉलीसैकेराइड्स पर। ये देखो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स तब बोलते हैं जब मोनोसैकेराइड्स का नंबर कितना हो, मोर देन 10 मोनोमर्स हो, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स हो यहाँ पे, तब आप इसको आप क्या बोलोगे, पॉलीसैकेराइड्स। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट लगा होना चाहिए, तब इसको हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो पूरा एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप ऐसे काउंट कर लोगे तो मोर देन 10 है, तो ये हमारा एक पॉलीसैकेराइड है। हाँ, कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, लार्ज नंबर को ये याद रखना, मोर देन 10 पहला क्राइटेरिया याद होना चाहिए। पॉलीसैकेराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये मीठे बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। सबसे ज्यादा मीठा कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, उसमें भी कौन सा, फ्रक्टोज, कौन सा, फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड उससे कम स्वीट इन टेस्ट है, जैसे आप सुक्रोज को ले लो, वो है ना। और पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं बिल्कुल। ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग, बट इन अ पॉलीसैकेराइड चेन राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। जो इनका राइट एंड होगा उसको रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे एंड लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे। ये स्टेटमेंट आप ध्यान से याद रखना। पॉलीसैकेराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, इस पर देखो, पॉलीसैकेराइड्स 2 टाइप के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल। न्यूट्रिटिव का मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, लिविंग वर्ड को एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम करे, वो आपका न्यूट्रिटिव है। और स्ट्रक्चरल में जो कोई स्ट्रक्चर बनाए, सेल का, टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल पार्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जैसे आप यहाँ पे न्यूट्रिटिव में ये दोनों नाम आपने पढ़ रखा है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च में। अगर कोई एनिमल कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है वो किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। इसके अलावा, एनिमल के अलावा और कोई एग्जांपल आपको पता है,
बता दिया है बट याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लो। फंजाई में भी ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। जैसे आप मशरूम खाते हो तो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है। मशरूम इज अ फंगस, उसमें अगर जो कोई कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन है की तरह ही आपको मिल रहा है, ठीक है, एडिबल जो भी फंगस है। और इधर जो स्ट्रक्चरल है इसमें सेलुलोज और काइटिन का नाम आपने पढ़ रखा है। सेलुलोज इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ये किसका कंपोनेंट है? सेल वॉल। प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल किसका? स्ट्रक्चरल पार्ट है सेल का। और काइटिन कहाँ पे देखा था आपने? फंजाई का जो सेल वॉल है उधर काइटिन है, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल वाले जो है वो दो कैटेगरी में है, दो कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हेलोरेनिक एसिड है एंड कॉन्ड्रोइटिन है, हिपैरिन, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज। अब यहाँ पे पहले इन दोनों क्लासेस को हम डिस्कस करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब जब ये सेम काइंड ऑफ मोनोमर से बना हो तब उसको हम बोलेंगे क्या? होमोपॉलीसेकेराइड। एंड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है होमोपॉलीसेकेराइड। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लो। पहला सेलुलोज। सेलुलोज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल चाहिए, और सेल वॉल किससे बना है? ठीक है। अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। और कितने यूनिट्स? 6000 to 10,000 यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जुड़कर कोई सेलुलोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेलुलोज का मॉलिक्यूल। अब देखो सेलुलोज का जो एक फाइबर बन रहा है ये, और ये फिर बंडल में इकट्ठा होते हैं। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं ये जो आपके एक एक सर्कल एक दिख रहे हैं, ये इनके यूनिट्स हैं, है ना। और ये नहीं, ये आपका मोनोमर है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ये एक पूरा जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है ये सेलुलोज। एंड देन ये इनका बंडल जो बनता है, ये बंडल में तब इसको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। ये वर्ड कई बार यूज करा आपने। एंड यही माइक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में इधर इस तरह से सेलुलोज प्रेजेंट होता है इन द सेल वॉल। माइक्रोफाइब्रिल्स बन जाते हैं, मींस एक ही से ज्यादा माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर ये मैक्रो, और मैक्रोफाइब्रिल्स मिलकर सेलुलोज फाइबर। मतलब आपको सीक्वेंस बनाना है तो कुछ ऐसे बनाओगे, ये सीक्वेंस याद कर लो। मोनोमर्स और मोनोमर्स फिर क्या बनाएंगे? आपका सेलुलोज और सेलुलोज से बनेगा आपका सेलुलोज चेन, या इसको हम लिखेंगे सेलुलोज चेन के बाद ये बन जाएगा माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल से बन जाएगा मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल से बनेगा क्या आपका? नहीं, अभी भी सेलुलोज चेन नहीं, ये बन जाएगा आपका सेलुलोज फाइबर। क्या बनेगा? सेलुलोज फाइबर। ये आप यहीं पे बना लो, सेलुलोज फाइबर। अब इस सेलुलोज फाइबर के बीच में देखो, ये आपने एक वर्ड पढ़ा था कि सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से। तो सेलुलोज का फाइबर तो आपका कुछ इस तरह से अरेंज होता है रैंडम सा। जो बीच में गैप है इधर इनके ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में आपने, ये सब्सटेंसेस कौन है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब कुछ ही इनके बीच सस्पेंडेड होते हैं। मतलब जो गैप्स हैं उसमें फिल्ड होते हैं, लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट, वो आपका जो है जिसको जोड़ने के लिए काम करता है। तो ये इनका मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स किससे बना है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इन सब से बनता है। अब उसके बाद देख लो, हाँ, लिंकेज का भी बात रखना है याद। बीटा फॉर्म है तो 1,4 लिंकेज है, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 एंड सेकंड वाले का कार्बन नंबर 4 से लिंकेज है। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल।
इन वुड सेलुलोज इज 50% एंड कॉटन सबसे ज्यादा सेलुलोज के साथ होता है, दैट इज द 90%। जितना ज्यादा सेलुलोज उतना ही ज्यादा अच्छा वुड माना जाता है। और कॉटन के बारे में आपको पता है ना। और इस सेलुलोज का एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, दैट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसलिए हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्बेंट की तरह। कहीं पे भी पानी को आपको वाइप अप करना है तो उसको हम कॉटन ही इस्तेमाल करते हैं अपने वो ऑपरेशन है, सर्जरी है, जो भी है ना। इवन अभी तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होने लगा है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है तो सेलुलोज है। एंड इट ऑल्सो यूज टू फॉर्म रेयन फाइबर, ये ध्यान से याद कर लो। रेयन फाइबर को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क, वैसे जो सिल्क आपका फाइबर होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज फॉर्म बाय सिल्क मॉथ, वो एक इंसेक्ट बनाता है, ठीक है। अब वो आप इंसेक्ट से बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है, सिल्क की साड़ी बहुत महंगा होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर आप इस प्लांट सेल वॉल के जो सेलुलोज से रेयन बन जाता है, रेयन से भी साड़ी बनती है, वो भी एज अ सिल्क की साड़ी की तरह ही दिखता है और आप उससे काम चला सकते हो। जो आपका पेपर आपके हाथ पे है, चाहे वो बुक के फॉर्म में चाहे कॉपी के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसलिए बचपन से सिखाया जा रहा है कि पेपर का यूज कम करो या जितने कम में काम हो जाए उतना करो। और इसी बात को समझ के, इसी बात को समझते हुए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि हमें पेपरलेस मोड पे जाना चाहिए। मुझे लगता है अब ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसने इस नेचर को बहुत बचाया है। सारे बहुत बड़े बड़े कई एग्जाम हैं जो ऑनलाइन होते हैं, आप बहुत सारी चीजों को ये ऑनलाइन पढ़ लेते हो, डिजिटली देख लेते हो, पढ़ लेते हो। अगर वही सब कुछ सोचो, वही प्रिंट मीडिया की तरह पेपर छप रहा होता, सारे पेपर पढ़ रहे होते, तो एक तो न्यूज़पेपर का ही कितना वेस्टेज होता है। नो डाउट रिसाइकल होता है, लेकिन रिसाइकलिंग में कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है वो क्वालिटी नहीं आती और हमारे नए प्लांट्स कट के वो पेपर इंडस्ट्री को जाते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री, हाँ, काइटिन लीनियर पॉलीमर है किसका? एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन। मोनोमर का नाम याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है ये। काइटिन का जो मोनोमर है वो कौन है? एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन। एंड काइटिन मेन कंपोनेंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, क्योंकि जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है और फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है, तो इसको हम फंगल सेलुलोज बोलेंगे, ठीक है। और ये एक इंसेक्ट है, इसके ऊपर जो आप ये कवरिंग देखते हो हार्ड वाली, वो इसी काइटिन से बना होता है। और सबने ये जानवर देखा हुआ होगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट है इन्यूलिन, ये भी लीनियर पॉलीमर है। 25 to 35 फ्रक्टोज यूनिट लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू? 1-2 लिंकेज से। किससे? 1-2 लिंकेज से। देखो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोनोमर कौन है? फ्रक्टोज, ठीक है। इन्यूलिन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया एंड एट्रिकॉक। इन्यूलिन इज अ वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पॉलीसैकेराइड्स को क्या बोला था? इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। यही एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो सॉल्युबल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। यूनिट्स का नंबर देख लो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। 25 to 35, बहुत छोटा सा पॉलीसैकेराइड है ना। डेक्स्ट्रिन की बात करें, एंड इंटरमीडिएट सब्सटेंस है ऑब्टेन बाय द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन का डाइजेशन करते हैं एंड स्टार्च का डाइजेशन करते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है डेक्स्ट्रिन, माल्टोज एंड लास्ट वन इज द ग्लूकोज। मतलब यहाँ आप चाहे स्टार्च की बात कर लो,
और या फिर ग्लाइकोजन की बात कर लो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से डेक्स्ट्रिन भी बनता है, हाइड्रोलिसिस हुआ माइल्टोज, एंड एंड प्रोडक्ट इज द ग्लूकोज। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये भी है। हाँ, नंबर ऑफ मोनोमर्स इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें और कम होंगे, ये तो मोनोमर है ही, क्योंकि जब आप ब्रेक करते जाओगे तो वो यूनिट छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पे देखो आपका एक समरी है, जितने भी आपने पॉलीसेकेराइड्स को देखा। किसको, सेलुलोज की बात करें तो डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लिंकेज 1,4 है क्योंकि अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचिंग की कोई बात ही नहीं है। काइटिन की बात करें तो ये भी अनब्रांच है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन है, अगेन 1,4 लिंकेज है। स्टार्च की बात करें तो डी ग्लूकोज है, बट ब्रांचिंग पर आपका क्या मिल जाएगा, 1,6 लिंकेज। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है, डी ग्लूकोज ही है, एंड अगेन 1,6 लिंकेज। और इन्युलिन की बात करी दी हमने, अनब्रांच्ड होता है और लिंकेज, इनका लिंकेज और एक सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या हो जाएगा, जब मोनोसैकेराइड यूनिट दो डिफरेंट टाइप के हों, डिफरेंट टाइप्स के बने हो, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का कंपोजिशन दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से हो। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो तो आपको कितने टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स दिखाए गए हैं, दो टाइप के, ये और ये डिफरेंट दो टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स हैं। और एग्जाम्पल में देखो तो पहला एग्जाम्पल है हाइलोरोनिक एसिड फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। किसका, कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी बॉडी में है, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स के बाहर जो आपका सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। यहां फ्लूइड स्टेट में ये नहीं होता तो इसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसी हाइलोरोनिक एसिड से बना होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेटिंग एजेंट। ये लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह होता है। जितने भी आपके जॉइंट्स हैं हर जगह पे है ना, इनका अमाउंट कम होता है तो आपके गोड्डे में दर्द हो जाता है, सॉरी घुटने में दर्द हो जाता है। इट ऑल्सो अकर्स इन एनिमल सेल कोट। एनिमल सेल के ऊपर कोई सेल वॉल तो होता नहीं, सेल वॉल की जगह पे कुछ एनिमल सेल्स के ऊपर एज अ कोट प्रेजेंट होता है इसका, हाइलोरोनिक एसिड का। एंड ये बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे प्लांट सेल्स का बाइंडिंग मटेरियल कौन था, मिडिल लैमेला, जो कि पेक्टिन से बना होता है। इससे बना होता है, पेक्टिन से बना होता है, वो उसको प्लांट सीमेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हो, प्लांट सीमेंट। और ये आपका हाइलोरोनिक एसिड जो है वो एनिमल सीमेंट है, क्योंकि एनिमल सेल्स को जोड़ने का काम इनका होता है, इनके बीच ये प्रेजेंट होता है, इनके बीच एज अ सीमेंटिंग मटेरियल है, तो एनिमल सीमेंट कहते हैं। हाइलोरोनिक एसिड मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन अरेंज्ड इन अल्टरनेट ऑर्डर। दो मोनोमर्स हैं, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एक के बाद एक अरेंज होता है, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, इसलिए ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। बॉडी में जहां भी लुब्रिकेटिंग एजेंट आपको लगता है कि प्रेजेंट है, जैसे आपके नेजल पैसेज में है म्यूकस, पूरा इंटेस्टाइन की वॉल, इनर वॉल पर लगा है म्यूकस, जेनिटल ऑर्गन्स के पास है कुछ लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स हैं, उन सब के कॉम्पोजिशन में यही प्रेजेंट है। बॉडी का ग्रीस समझ लो, ग्रीस तो समझते होगे, मशीन्स में हम लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस, तो लाइक दैट। कॉन्ड्रोइटिन है, कॉन्ड्रोइटिन अकर्स इन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है। एंड एक आपका हिपेरिन आ गया, एंटी कोएगुलेंट ऑफ द ब्लड है, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है, हेरोडिन के पास होता है। जब आपका हेरोडिन होता है वो आपका ब्लड सक करता है, तो पहले यही कट लगाने के बाद, स्लिट लगाने के बाद यही हिपेरिन रिलीज करता है, जिससे आपका ब्लड क्लॉट ना हो और वो सक कर पाए। चलो आगे देखो, पेक्टिन्स। पेक्टिन की बात करें तो ये आपका कहां प्रेजेंट है, सेल वॉल, जहां पे ये बाइंड करता है सेलुलोज फाइबर्स को। सॉल्ट ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट जिसे कहते हैं, ये मिडिल लैमेला बनाता है प्लांट्स में, और ये प्लांट सीमेंट है, मतलब प्लांट एडजेसेंट प्लांट सेल्स को ये ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पे देख लो, आपका ये प्राइमरी वॉल है एंड देन सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आपका मिडिल लैमेला है, इसके ऊपर दूसरा सेल वॉल, दूसरा सेल होगा, उसको जोड़ने का काम ये मिडिल लैमेला करता है। तो ये आपको बात समझ के रखनी है।
एंड हेमीसेलुलोज ये आपको सिर्फ सेल वॉल में ही मिलता है और कहीं नहीं है। पॉलीसेकेराइड भी खत्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपका अब खत्म हुआ है। अब आप स्टार्ट करोगे क्या? लिपिड्स। सिंपल लिपिड की पहले हम बात कर रहे हैं। फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या? फैट और उसके डेरिवेटिव को हम एक कॉमन वर्ड के थ्रू लिखते हैं, दैट इज अ लिपिड। क्या क्या? फैट और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलोगे? लिपिड। ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, इन्हीं 3 एलिमेंट से बना है। बस फर्क क्या है वो अब ध्यान से सुनना। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमने देखे सी और एच और ऑक्सीजन, मींस अगर हम बात करें तो मोस्टली रेशियो हमें यही मिलेगा, 1:2:1। हमने देखा था इस फॉर्मूले में CxH2O Y, तो ये X का वैल्यू Y के बराबर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब नंबर ऑफ कार्बन लगभग ऑक्सीजन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑक्सीजन के बराबर होता है। यहां जब हम फैट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके समझना है। फैट में नंबर ऑफ कार्बन कई गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर हो गई? एक और बात आपको, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, बर्निंग के लिए या कंबस्शन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा एटम जरूरी होता है? ऑक्सीजन। जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है उसको बर्न करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होगा। जिसमें ऑक्सीजन, मान लो कि ये 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है ना, इसमें 10 ऑक्सीजन है, इसमें 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों में कार्बन नंबर मैं मान लेता हूं 10 है और इसमें भी 10 है, ठीक है। इसको बर्न करने में हमें ऑक्सीजन की डिमांड या ऑक्सीजन सप्लाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 10 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसमें 5 कम है एज कंपेयर टू कार्बन। अगर इसको कंप्लीट कंबस्शन में करना है, कंप्लीटली इसको बर्न करना है, तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? इसलिए हमारा जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, सेल जिसको सबसे पहले ब्रेक करता है सेलुलर एनर्जी के लिए, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ना कि फैट। दूसरी बात सुनो ध्यान से, जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बर्न करके मिलता है, मान लो कि x अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, फैट का एक मॉलिक्यूल बर्न करोगे तो उसका जस्ट डबल मिलता है। अब सेल को क्या बर्न करना चाहिए? फैट को आपके हिसाब से लगेगा कि एनर्जी ज्यादा दे रहा है, फैट को बर्न करना चाहिए था। फैट को बर्न करने के लिए प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई। जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारे पास एफिशिएंसी भी घट रही है, और वो नो डाउट हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बेहतर यही है कि हम एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में अपने काम कर लें विद द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई पे, तो बॉडी का और जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए नेचर ने फैट को ना चूज करके कार्बोहाइड्रेट को एज अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसीडर किया है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तब इसका ही बर्निंग किया जाता है। यह आगे हम कल बात करेंगे।